दर्शकों, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया लेट्स मेक बिहार बेस्ट पोर्टल। रोहित शेट्टी के साथ गोलमाल करने को तैयार अजय देवगन। हरियाणवी मॉडल शीतल सिमी चौधरी का शव नहर में बरामद। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया लेट्स मेक बिहार बेस्ट पोर्टल। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लेट्स मेक बिहार बेस्ट पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पोर्टल उन लोगों के लिए है जो पार्टी की विचारधारा और एक नए बिहार के निर्माण की दिशा में स्वच्छता से काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में आज भी गरीबी और काम आय जैसी समस्याएं मौजूद है और इन्हें खत्म करने के लिए सकारात्मक सोच और जनसहयोग जरूरी है। तेजस्वी ने बताया कि इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति खुद को रजिस्टर कर सकता है और 20 साल से चली आ रही व्यवस्था को बदलने में अपना योगदान दे सकता है। जाति जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का इसमें कोई वास्तविक इरादा नहीं है और विपक्ष के दबाव में आकर ही ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस और आरजेडी ने जाति जनगणना की मांग की तब उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा गया, लेकिन अब भी वही बात बीजेपी कह रही है। इसमें जो भी वॉलंटियर रूप से काम करना चाहते हैं पार्टी के लिए, पार्टी के आइडियोलॉजी के लिए, खास तौर पे नया बिहार बनाने के लिए। बिहार में बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, कोई कारखाना नहीं है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ मिल करके एक नया बिहार बनाना है। तो उसमें सब लोग जो है रजिस्टर करेंगे और 20 साल जो खटारा सरकार जो है इससे मुक्ति निजात जो लोग हैं पाने में लोग सहयोग करेंगे। सूचना जारी हुआ जाती है भाजपा के लोगों का मंशा है ही नहीं, कब कराएगा नहीं कराएगा, अब तक सेंसस नहीं करा पाई है। इसी के डर से इन लोगों के मन में थोड़ी था। कई बार पार्लियामेंट में भाजपा के मंत्री ने कहा, बिना प्रधानमंत्री की सहमति के थोड़ी कहा होगा। ये तो विपक्ष के दबाव में, हम लोगों के दबाव में ये हुआ है। अब बिहार का आने वाला चुनाव है तो उसको देखने के लिए 27 में करेंगे, 28 में करेंगे। क्या मतलब है 27-28 में? क्यों कोई शुभ मुहूर्त देखें क्या? काम करना है तो कीजिए, नहीं तो लोगों को भ्रमित मत कीजिए। एक आखिरी सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहित शेट्टी के साथ गोलमाल करने को तैयार अजय देवगन। फ्रेंचाइजी के 5वें पार्ट पर आया अपडेट। एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे चुके हैं। अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी को हिट माना जाता है। अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने मिलकर कई सफल फ्रेंचाइजी फिल्में दी है। अब दोनों और एक चर्चित फिल्म के सीक्वल पर काम करने वाले हैं। यह फिल्म गोलमाल है। इसके 4 पार्ट पहले ही आ चुके हैं और अब 5वें पार्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। अजय देवगन और रोहित शेट्टी के बारे में बता दें कि दोनों गोलमाल, संडे, ऑल द बेस्ट, सिंघम, बोल बच्चन, सिंघम रिटर्न, सिम्हा और सूर्यवंशी जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। दर्शकों से चली आ रही रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी को बॉलीवुड के सबसे ज्यादा सफल माना जाने वाली जोड़ी कहा जाता है। अब जानकारी सामने आई है कि ये जोड़ी एक बार फिर साथ काम करेगी और खास बात यह है कि दोनों का ये सहयोग गोलमाल 5 के लिए होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणवी मॉडल शीतल सिमी चौधरी का शव नहर से बरामद। हरियाणवी मॉडल शीतल सिमी चौधरी का शव खरखौदरा थाना क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत एक नहर से बरामद किया गया है। एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि कल रात करीब 9 बजे शीतल की बहन नेहा ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की और इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि नहर में एक महिला का शव मिला है। शव की पहचान परिवार द्वारा की गई और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एएसआई के अनुसार पोस्टमार्टम प्रक्रिया अब भी जारी है और रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकती है। पुलिस उस व्यक्ति की भी तलाश और पूछताछ कर रही है जो आखिरी बार शीतल के संपर्क में था। ये मामला फिलहाल संदिग्ध मौत की श्रेणी में जांचा जा रहा है, लेकिन हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, चाहे वे आत्महत्या हो, दुर्घटना या कोई आपराधिक साजिश। 9 बजे के आसपास से नेहा नाम की लड़की ने कंप्लेंट दी थी कि भी उसकी बहन लापता हो गई है, जिसके बारे में हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि भाई उसकी डेड बॉडी यहाँ जिला सोनीपत में थाना खरखौदा के अंदर आता है, उन्होंने नहर से निकाली है और वो डेड हाउस में रखी हुई है। तो उनके परिजनों को लेके हम यहाँ शिनाख्त के लिए आए हैं, पोस्टमार्टम कराने के लिए आके। तो अभी पोस्टमार्टम कराना बाकी है, बाकी जो डॉक्टर साहब आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगे तथ्य सामने आएंगे।
तो क्या पूरा मामला क्या था? कोई नहर में क्या मामला सामने आ रहा है इसके साथ? जो रेफ्ता था लड़का वो क्या है, कहाँ का रहने वाला था? अभी पूछताछ चल रही है जी उनसे आके। वो लास्ट में लड़की उन्हीं के साथ थी रात को, तो उसके बारे में अभी इतना स्पष्ट तरीके से कहा नहीं जा सकता है। उससे पूछताछ चल रही है। वो 4-5 साल से ये दोस्त थे आपस में। कल रात भी वो उनके साथ था, तो उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही वो डिस्क्लोजर में कोई बयान देगा, भाई ये हादसा उसने किया है, कैसे किया है, तो तथ्य सामने आएंगे। तो अंतिम बार बात किससे हुई थी कॉल पे सर? अंतिम तो वो उसी के साथ थी, लड़के के साथ में ही रात को। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसके लड़के के साथ में ही थी रात को ये। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो उसके बाद ये नहर में ये डेड बॉडी मिली है। अभी पोस्टमार्टम पे आगे फिर जैसे ही अफसरान वाला जैसे भी तफ्तीश में कहेंगे, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाति जनगणना पर कांग्रेस फैला रही भ्रम, बोले भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब झूठ की लीडर बन चुकी है और फर्जी खबरों फैलाना उनका काम बन गया है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का पहला झूठ ये था कि भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दूसरा झूठ ये फैलाया गया कि पाकिस्तान के सेना सदस्य असीम मुनीर को अमेरिकी सेना दिवस पर बुलाया। भारत की कूटनीति विफलता है। भाजपा प्रवक्ता ने साफ कहा कि अब कांग्रेस जाति जनगणना पर भी भ्रम फैला रही है। वे दावा कर रही है कि केंद्र सरकार यू टर्न ले रही है, जबकि सरकारी प्रेस विज्ञापनियों में साफ कहा गया है कि सरकार जाति जनगणना को लेकर प्रतिबद्ध है। पूनावाला ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग के अधिकारियों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया हुआ और कहा कि ओबीसी विरोधी मानसिकता कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस पार्टी झूठों की व्यापारी है, फेक न्यूज की फैक्ट्री है, फेक न्यूज की जननी है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। केवल सुबह शाम झूठ बोलना ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। अभी 2 कांग्रेस के झूठ पकड़े गए हैं सरेआम। G7 में भारत को न्योता नहीं मिला, पहला झूठ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के असीम मुनीर को यूएस आर्मी डे में बुलाया गया है और ये भारत की नीतियों की विफलता है, वो झूठ भी पकड़ा गया। अब कांग्रेस पार्टी लगी है एक और झूठ फैलाने में। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एनडीए सरकार अब कास्ट सेंसस नहीं करवा रही है, उस पर यू टर्न कर रही है। क्या ये सच है? इसका भी फैक्ट चेक हो चुका है, और एक नहीं अनेकों बार। क्योंकि कल ही जो पीआईबी द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बैठक के बाद, उसमें साफ साफ लिखा है कि कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा। केवल 15 जून की प्रेस रिलीज नहीं, 4 जून की प्रेस रिलीज में भी ये साफ शब्दों में लिखा गया है कि कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। और 30 अप्रैल की भी अधिसूचना और प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। पर कांग्रेस पार्टी बार बार ये झूठ क्यों फैला रही है? क्योंकि कांग्रेस की मंशा रही है हमेशा ओबीसी समाज के अधिकारों का हनन करो। हमने देखा है कि कर्नाटका में 10 साल तक सर्वे के नाम पर 165 करोड़ रुपए जनता के फूंकने के बाद अब सो कॉल्ड रीसर्वे करवाया जा रहा है। ये रीसर्वे नहीं है, ये केवल और केवल ओबीसी समाज के अधिकारों को मारने का एक तरीका है। और वहां के मुख्यमंत्री ने भी बताया कि ये निर्णय कर्नाटका की सरकार का नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का है, हाई कमांड का है, जिन्होंने कहा कि 10 वर्षों के बाद इतने पैसे खर्चे करने के बाद कर्नाटका के ओबीसी समाज का अधिकार देने के बदले रीसर्वे कराओ। क्योंकि कांग्रेस की तो मंशा यही है ना कि ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनकर, SC/ST समाज के अधिकारों को छीनकर अपने विशेष वोट बैंक को दे दे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के अधिकारों का विरोध किया है और आज भी कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। वो कहते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। अरे भाई, 1951 में कास्ट सेंसस सबसे पहले रोका किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1960s में आरक्षण का विरोध किया किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई और मंडल कमीशन आगे बढ़ा तो उसकी रिपोर्ट का विरोध किया किसने? इंदिरा जी और राजीव जी की सरकार ने। जब इस रिपोर्ट को लागू किया गया तो पार्लियामेंट में खड़े होकर इसका विरोध किया किसने? राजीव गांधी ने। इनफैक्ट राजीव गांधी ने तो कहा कि आरक्षण का लाभ बुद्धुओं को मिलता है।
2004 से 14 के बीच में भी कांग्रेस पार्टी ओबीसी के सारे अधिकारों को छीनकर, SC ST समाज के अधिकारों को छीनकर मुसलमान वोट बैंक को देना चाहती थी। AMU और जामिया के आरक्षण को भी खत्म करके उन्होंने SC ST समाज के अधिकारों का हनन किया। और आज भी कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, वहां पर मुस्लिम आरक्षण के नाम पर ओबीसी SC ST समाज के आरक्षण को ही नुकसान पहुंचाकर आंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ जाकर वो आरक्षण का लाभ मुसलमानों को देना चाहती है, पर ओबीसी SC ST समाज को नहीं देना चाहती। यही कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मानसिकता है, SC ST विरोधी मानसिकता है, जिसकी वजह से उसने आजीवन कास्ट सेंसस का भी विरोध किया और आरक्षण का भी विरोध किया। और आज जिन लोगों ने हमेशा कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे के साथ खिलवाड़ किया है, वही लोग दूसरों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, पर उनका झूठ पकड़ा गया है। अब कर्नाटका में कास्ट सर्वे के बारे में और हिमाचल में कास्ट सर्वे क्यों नहीं करवाया जा रहा है, और अगर तेलंगाना का मॉडल इतना ही बेहतरीन है तो इस मॉडल को कर्नाटका और हिमाचल में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की कनाडा यात्रा पर भारतीय समुदाय में उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा ने भारत मूल के लोगों में नया उत्साह भर दिया है। कैलगरी स्थित विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के रघु बेंगलुरु ने इस दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये यात्रा लंबे समय से प्रशिक्षित थी। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारत कनाडा संबंधों में तनाव देखा गया था, लेकिन अब चीजें पीछे छूट चुकी है और इस दौरान वे द्विपक्षीय रिश्तों में ऊर्जा भर दी है। रघु बेंगलुरु ने ये भी कहा कि भारत और कनाडा के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है और ये यात्रा भविष्य की मजबूत साझेदारी की नींव रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा में बसे भारतीय समुदाय के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद सफलदायी रही है। I can't tell you how happy we are about Prime Minister Modi's visit, which was long overdue. I know there have been a couple of years of strained relationships, unfortunately, but all that is behind us, and we are looking forward to a fantastic re-energized partnership of India and Canada, because India has a lot of things to offer to Canada. Canada has definitely a lot of technology, other aspects that, defense, aerospace aspects that can be offered to India. There are a lot of Canadian businesses that want to do business with India. And of course, India is the biggest buyer of energy, which the province that we are here in currently is one of the biggest sources of energy globally. So we can't wait, and the excitement is palpable in the Indo-Canadian community, and we are looking forward to a very fruitful visit of the Honourable Prime Minister, and we thank the Canadian Prime Minister for being magnanimous in his approach, for taking this initiative and restarting the Indo-Canada relations. You work very closely with the India's soft power. So if I may ask you about the cultural imprint of India in Canada, and also about the soft power, how impactful it has been in Canada, if you can. Absolutely. I would like to touch upon a couple of aspects here. India's soft power has been our strongest power. If you realize from ages, Columbus, Selekar, everyone wanted to discover India. They set out to discover India and discovered Americas. So everyone wanted to come to India to learn Ayurveda, yoga, and the culture, the dance forms, the art forms. India was, the most sought after country back in those days, and it's re-emerging as a global leader. Currently, we are the 4th largest economy, already going to be the 3rd largest economy very soon. But the Indian cultural soft power has been our kind of USP, because here in Canada, 1 in 4 Canadians practice yoga. Yoga is a very big, and a growing movement in Canada. And Canadians are a lot health conscious, and they are adapting to the Ayurvedic lifestyle and the yogic lifestyle that we say. There is a lot of interest in terms of going to India and learning deeper in terms of the yoga offerings that we have, and we've had tremendous success. And the Indian art forms like Kathak, Bharatanatyam, all of these are very much sought after. The local Canadian community loves Indian art because it's so expressive, and there is an underlying message. Also, our traditional, including Ramayana, Mahabharata, has had
where I live, there are a lot of Chinese, there are a lot of South Americans. So we have this generally weekend meetings for, it started off as an Indian kid community, but you see a lot of kids from all ethnicities come and join, what we call as katha or just even storytelling sessions. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार से जवाब मांग रही टीएमसी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी पर अब विपक्ष का आक्रामक रुख सामने आ गया है। अखिलेश भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार से 5 बड़े सवाल दोहराते हुए जवाबदेही की मांग की है। महुआ मोइत्रा ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस हमले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती, इसलिए अब तक चुप रही। लेकिन जब सभी विपक्षी दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की तो सरकार ने उसे भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अब जबकि सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए है तो ये जरूरी होगा या जिसकी जनता को जवाब देना जाए। टीएमसी सांसद ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को अब इस गंभीर आतंकी हमले को लेकर जवाब देना होगा और यही लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जरूरत है। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from Krishnanagar. I'm here to ask a few questions of the central government on behalf of my party, the All India Trinamool Congress. The first question. It's been well over 2 months since the dastardly attacks on 26 innocent civilians in Pahalgam. Who were these terrorists and how did they manage to infiltrate this high security zone and kill 26 civilians? Where is the accountability? How did this massive breach of security take place in what is arguably the most secure part of India, definitely the one with the highest security personnel to civilians anywhere in India? Where is the accountability? The second question, if there was such a breach of intelligence, which obviously there was because we still don't know how this happened, how was the head of the IB, the head of the Intelligence Bureau, given an extension? He was given an extension barely a month after these attacks happened. Instead of accountability, are we now rewarding the people who are sitting in the positions of power responsible for this kind of breach? The third, where are these 4 terrorists? Nobody seems to be asking these questions. Who were they? Do we know their names? Were they from across the border or were they homegrown terrorists? Are they dead? Are they alive? Are we looking for them? There are absolutely no answers to be got and 60 days after these attacks. The fourth question, which is really surprising, is that you have the president of a third country, the president of the United States, Donald Trump, tom-tomming and telling everyone that he brokered a ceasefire between India and Pakistan. We are a nation of 140 crore proud Indians. We went into Pakistan in order to teach them a lesson on what happened in Pahalgam. How does a third country come in and broker a ceasefire? Every single political party, irrespective of political lines, came out in support of the government and said, whatever you're going to do, we are behind you, we are behind the armed forces. In spite of a mandate like that, how does the Prime Minister keep quiet when you have the President of the United States tom-tomming to the world that he's brokered a ceasefire? Who wanted this ceasefire? How did this happen? Why do we have silence on it? The fifth thing is that today, we have an outreach where delegations of MPs, and again, every single political party supported the government in this. We went out, India went out and reached out to over 33 countries with the delegation of MPs, with External Affairs Ministry, talking to everybody. What has happened at the end of that? You had the IMF and the World Bank come out and give aid to Pakistan to the tune of 1 billion and 40 billion. How many people came out explicitly in support of India? How many? And also Pakistan, I mean, this is like a joke, has come out and is now vice chairing the Security Council's Committee on Counter-Terrorism. Is this a cruel joke? Where are the answers? We've kept quiet, we haven't want to politicize anything, but you have refused to give us a special session of Parliament, which every single opposition party was demanding. The government has refused to do that. And in the face of that, we have had complete silence from the government. So it's high time we need some answers and we need some accountability, and the All India Trinamool Congress is asking for it. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन पर सत्येंद्र सिंह का बयान। कनाडा में एक बार फिर खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी प्रदर्शन चर्चा में है, लेकिन भारत में इन प्रदर्शनों को लेकर नाराजगी साफ झलक रही है। चंडीगढ़ से बीआरएस आम्बेडकर स्ट्रीट सर्कल के पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने इस पर घटनाक्रम को निंदनीय
करार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी के वोटों की शहादत को सम्मान देते हुए घोषणा की कि वीर बाल दिवस और करतारपुर कॉरिडोर जैसे फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सिखों के इतिहास और भावना को समझते हुए कई अहम कदम उठाए हैं। सतिंदर सिंह ने कहा कि कनाडा में बैठक कुछ चरमपंथी ताकतों भारत में कोई असर नहीं डाल पा रही, इसीलिए वे अपने बच्चों को भारत विरोधी सिखाकर सोशल मीडिया पर जन समर्थन में दुरुस्तता पाना चाहती है। उन्होंने चेताया कि ये मानसिकता पंजाब के लिए एक जहरीली है, उस देश के लिए भी खतरनाक है जहां से सोच पनपत रही है। सतिंदर सिंह, यहाँ पे BR अम्बेडकर स्टडी सर्कल चलता है, उसके ऑफिस बेरर के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है। जो खालिस्तान के झंडे देखकर छोटे बच्चों को कनाडा में अरेस्ट कराया गया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, इसको किस तरह से देखते हैं? ये घटना निंदनीय है और उस प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी जो हमारे सरहद में बच्चे शहीद हुए थे, बाल दिवस डिक्लेयर किया है और हर 26 दिसंबर को मनाते हैं। उसके अलावा सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलना, फिर पंजाब के प्रति प्यार बहुत है। और क्योंकि कुछ ताकतें हैं जो अतवादी ताकतें हैं और कनाडा में है और वहाँ पे भारत में तो कुछ कर नहीं पा रही, वहाँ पे एक अपना शो करना चाहती है और अपने बच्चों को दिखा के, क्योंकि बच्चों के कारण लगता भी उन्हें विजुअलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उनका प्रयोग कर रहे हैं। और जिसे बच्चों को दिखाना और करना, तो मुझे लगता है भी ये उस देश को भी सोचना चाहिए भी ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे हो रहा है सिखिज्म में कभी बच्चों को इस तरह के करना? देखिए, हमने कभी भी, जितना मेरे को पता है, हमने अच्छे काम के लिए तो हम लोगों ने पूरी कुर्बानियां भी की है और जिए भी है, परंतु ये जो काम ऐसा है जो इस पंजाब के लिए भी घातक है, उस देश के लिए भी घातक है, और बच्चों को ये चीज़ सिखानी, तो मुझे लगता है भी ये तो एक ना तो हमारा विरसा है और ना हमारा ये कभी ड्यूटी रही है, क्योंकि हम लोगों ने तो कुर्बानियां की हैं और वो भी अपने देश के लिए, धर्म के लिए, पंथ के लिए। और उसमें जो अगर पंजाब का सबको वैसे इतिहास पता ही है, चाहे महाराजा रंजीत सिंह जी हो, जो कुछ भी हो, जितने भी हमारे जर्नैल हुए, सब कुछ हुए, कंट्री के लिए जिए और मरे हैं, और जिन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पैसे खर्चे हैं, सब कुछ किया। उन राजाओं की हम वंश बेटे हैं, बच्चे हैं, तो हम ये ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी इंडिविजुअल नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री वहां पे जा रहा है और आप उसके साथ ऐसा करना चाहते हो, तो क्या दिखाना चाहते हो? क्योंकि वहां पे स्पेशल उनको G7 में बुलाया गया, और ट्रूडो आज भी ये काम करवा रहा है, जब कर रहा है, तो उससे समझ आनी चाहिए। क्योंकि पहले भी आपने देखा जिस केस में उन्होंने कैसा किया था, पंजाब के ऊपर, भारत के ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की थी, तो जो उनकी सोच है, जो वो है, वो एक झलकती है। परंतु वहां के अब लोग और वहां की समय मौजूदा सरकार भी ट्रूडो से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, और वो बच्चों को यूज करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भरना चाहते हैं। परंतु मुझे लगता है भी ऐसी घटनाएं ना तो आज तक हमें हिला पाई है और आगे भी नहीं हिला पाएंगी। आपको लगता है कि भाईचारा यहाँ पूरा हिंदू सिख का या कोई ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये कर रहे हैं अपना प्रोग्राम? सर, भाईचारा यहाँ पे पूरा है, और दूसरी बात क्या है, हम एक ही डाल के निकले सब बंदे हैं। तो अगर एक ही डाल के सब बंदे हैं, सब कुछ है, तो हमारे में फर्क भी क्या? और बच्चे अपने अपने हैं, तो उन बच्चों को मिसगाइड करके, क्योंकि उन्हें पता लगता है भी ये बच्चों, ये जो मेरे को लगता है बच्चों को दिखा के विजुअल अच्छा बनेगा, फोटो अच्छी बनेगी, और उनका एक मैसेज वो चाहते हुए देने हो जाएगा अच्छा। परंतु ये सबको पता भी, अतवादी जो ताकतें हैं जो पंजाब में काम कर रही है, कनाडा में काम कर रही है, यूके में भी काम कर रही है, और खासकर जो पन्नू को भी अपन सुनते रहते, कल भी उसका मैसेज आया हुआ हमने देखा है, जो जिसमें वो खुल के कह रहा है कि मैं जो है, हम पाकिस्तान की पूरी स्पाइंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो इस तरह के लोग हैं वो कुछ भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका जो ईमान है वो सब पैसा है, धर्म नहीं है। जिस दिन धर्म होगा तो वो धर्म के साथ चलेंगे, अब वो अधर्म के साथ चल रहे हैं। आपको लगता है सिख धर्म ऐसी बात करने का? सिख तो हम तो एक ऐसी कौम है जिसने देश के साथ हमेशा ही खड़े हैं, और हमारे तो बच्चे भी, आपने देखो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जब शहीद हुए तो क्यों शहीद हुए सर? उनका कोई वो तो नहीं था भी कोई, परंतु उन्होंने उनको सिर्फ इतनी बात कही थी भी आप अपना पंथ छोड़ दो, आप अपना धर्म छोड़ दो। उन्होंने कहा था हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम उसमें इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनके साथ ये साका हुआ, तो हम तो वो लोग हैं, अब वो इस्लामी ताकतों के साथ हाथ में खेल रहे हैं। वो जो पन्नू है, जो पन्नू ये कह रहा है भी पाकिस्तान के साथ काम करूंगा, मैं सब कुछ स्पाइंग करूंगा, वो क्या कह रहा है
भी हम उन्हीं के हाथों, जहाँ पे हमारे बच्चे, हमारी औरतें सुरक्षित नहीं उस पाकिस्तान में, हम रोज वीडियोस देखते हैं वहाँ पे कैसे हमारी लड़कियों का, आज भी एक लड़की का 12 साल की लड़की का आया हुआ है भी उसको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए उसके बाप के सामने से उठाया जा रहा है। ये जो काम कर रहे हैं तो उनके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। ये इस्लामिस्ट फोर्सेज है, जो कुछ फोर्सेज ऐसी है जो हमें बड़ा नहीं होने देना चाहती, इस देश को एक नहीं देखना चाहती, परंतु हम पंजाब के हर सिख को पूरा भरोसा है मोदी के ऊपर, हम उस पे ऊपर विश्वास भी करते हैं और फेथ भी करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 30 हजारीकोट में आयुष्मान आयोग मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आम लोगों का सस्ती और सुलभ व्यवस्था सेवाएं प्रदान करने के मकसद से एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 हजारीकोट परिसर में एक नए आयुष्मान आयोग मंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ आज पूरे दिन में दिल्ली में कुल 33 आयुष्मान आयोग भी मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इन केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। आयुष्मान आयोग मंदिर और जन औषधि केंद्रों का उद्देश्य है आम जनता को प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधाएं और किफायती दवाइयां उपलब्ध कराना। इन केंद्रों के जरिए न सिर्फ लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की पहुंच भी और मजबूत होगी। पीछे कर लो ना, थोड़ा कैमरा बिल्कुल आगे आपका। कैमरा जूम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सर आपका आ रहा है, थोड़ा सा भाई आपका माइक आ रहा है। ओके बॉस, ओके ओके, थोड़ा पीछे कर लो यार भाई। भाई माइक आ रहा है, प्लीज पीछे कर लो यार। चलो भाई, पीछे करो, जूम तो कर लो, थोड़ा जूम तो नहीं कर रहे हैं लोग, जूम घर छोड़ के आए क्या? इधर बाजू में थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। गले की दवाई मिलेगी भाई, थोड़ा सा इधर लाइन लगेगी। लाइट में बंद कर लो, लाइट हमारी फैमिली प्लानिंग चेकअप प्रॉपर्टी वगैरह हमारा लगभग दवाइयों का स्टॉक लैब है जो इसका एक नया फीचर है। लाइट बंद कर लो, आई है ना अपने टेस्ट थोड़ा पीछे चलो, 79 टेस्ट आउटसोर्स करके तो पेशेंट की सारी नीड्स पूरी हो जाती है। आधी जगह देखना कैमरा ऊपर ना लग रहा है पंखे। योगा का हमारा ये है और बाहर भी है और सारी योगा सेशन में हम नहीं ला रहे होगा। हाँ, ये तो सारे ही जितने हमारे आरोप बने हैं सबसे योगा होगा और वो आपके पोर्टल से योगा। जी। अगर मैम स्पेस चाहिए तो स्पेस। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
G7 में कौन दिलचस्पी लेता है, बोले संजय राउत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा और G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी को लेकर विपक्ष की आलोचना तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने तीखा बयान देते हुए कहा कि G7 में किसे दिलचस्पी है। प्रधानमंत्री मोदी को पहले आमंत्रित नहीं किया गया था, बाद में बुलाया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कनाडा की कैबिनेट में प्रधानमंत्री का अपमान किया, फिर भी मोदी वहां गए। राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को ट्रंप से ये पूछना चाहिए था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का श्रेय किस आधार पर लिया है। इसी के साथ राउत ने एक गंभीर घरेलू मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की विमान हादसे में मृत्यु हो गई है और प्रधानमंत्री उस समय साइप्रस में थे। हालांकि विजय रूपानी की मृत्यु की बात अभी तक किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में राउत ने इसे दावे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राउत का ये बयान विपक्षी गठबंधन की ओर से विदेशी नीति और प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं पर निशाना साधने की एक और कड़ी मानी जा रही है। में शामिल हुआ है, क्या आपको लगता है विदेश नीति में अभी कुछ सुधार होगा, कुछ नया हमें देखने मिलेगा? कौन पूछता है G7 को आजकल? G7 में मोदी जी गए, उनको पहले नहीं बुलाया था। मोदी वेटिंग पे थे, बाद में उनको बुलाया गया। उनको भी बहुत विरोध हो गया उधर। कनाडा की कनाडा की कैबिनेट ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपमानित किया और हमारे प्रधानमंत्री वहां चले गए। ये देश का अपमान है, मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। और जाकर क्या किया उधर? कौन सी भूमिका ली है? ईरान इजरायल का युद्ध चल रहा है, अब तक कुछ ने आपने सुना है? नहीं सुना ना। प्रेसिडेंट ट्रंप वहां थे। प्रेसिडेंट ट्रंप को मोदी जी ने पूछा वहां जाकर कि आप ये कैसे बोलते हैं भाई कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध आपने रुकवाया, मेरे सामने बोलो। ये बोलने की हिम्मत मोदी जी ने दिखाई वहां जाकर कनाडा में? नहीं दिखाई। छोड़ दीजिए, साइप्रस गए थे, फिर और किसी देश में गए थे, यहाँ लोग मर रहे। उनके गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, अब तक चिताएं जल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री एक चीफ मिनिस्टर मर गए और मोदी जी साइप्रस में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में बाजार रोड पर आयुष्मान आयोग मंदिर शुरू, मंत्री प्रवेश शर्मा ने किया उद्घाटन। दिल्ली सरकार की ओर से नागरिकों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज एक और आयुष्मान आयोग मंदिर की शुरुआत हुई। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश शर्मा ने बाबर रोड स्थित डिस्पेंसरी में इस नए केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री वर्मा ने कहा कि आयुष्मान आयोग मंदिर के जरिए आम नागरिकों को उनके घर के पास ही प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले का उद्देश्य दिल्ली को एक हेल्थ फ्रेंडली राजधानी बनाना है, जहां दवाइयां और इलाज तक हर वर्ग की पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस उद्घाटन के साथ ही दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक कदम है। अधिक वर्ष डिपार्टमेंट मिनिस्टर श्री प्रवेश वर्मा साहिब सिंह जी to proceed for unveiling of plaque along with other dignitaries. It's really a big day. plaque का लोकार्पण हो रहा है और एक बार फिर से जोरदार तालियां। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सीएम रेखा गुप्ता ने दी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती। दिल्ली में आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज एक अहम पहल की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 1 साल 33 आयुष्मान आयोग मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र आम लोगों को प्राथमिक इलाज, सस्ती दवाई और जरूरी स्वास्थ्य परामर्श मुहैया कराएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की मुहैया क्लिनिक योजना पर गंभीर सवाल उठाए। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से एक घोटाला था। वहां न दवा थी न देखभाल। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, न कि लोगों का इलाज करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नई सरकार स्वास्थ्य को लेकर जवाबदेह और पारदर्शिता व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। बार बार एक विषय दिल्ली में चल रहा था, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक क्या था, उसकी हालत मुझसे बेहतर आप सभी बता सकते होंगे। रोड किनारे नालों के ऊपर एक पोटा कैबिन रख दिया गया, उसमें टेम्परेरी हेल्थ ऑफिसर जो दिहाड़ी पे इस प्रकार से रखा गया कि पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूं, यदि आप किसी को ऐसा ठेका दोगे कि पर पेशेंट आपको पेमेंट मिलेगी, तो उसका ध्यान इलाज करवाने में होगा या पेशेंट गिनने में होगा? और कौन गिन रहा है पेशेंट जी? उसने दिन में 40 पेशेंट किए कि 100 पेशेंट किए? और बिलिंग, जो बिलिंग होती थी, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा था। ना दवाई, ना मेडिकल केयर, ना किसी भी तरीके का क्योर, ना प्रिवेंशन। आप समझिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था, जहां टेस्टिंग को आउटसोर्स करने के नाम से करोड़ों रुपए का गबन किया जाता था, जहां किराए पे कहीं पे यदि मोहल्ला क्लिनिक की जगह ली तो उसके 10-10 गुना ज्यादा रेट दिए जाते थे। इसी प्रकार से कहां पे क्या हो रहा था, कहीं जानवरों का अड्डा था तो कहीं समैकियों का अड्डा था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे किताबों में क्या क्या हुआ वो सीएजी की रिपोर्ट में शामिल हुआ। एक भ्रष्टाचार जो पिछली सरकार ने जनता को किस तरीके से धोखा दिया, उसका बहुत ही बड़ा एक विषय था। परंतु सालों से लंबित आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया हुआ था, आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए की ग्रांट दी, केवल ये आरोग्य मंदिर खोलने के लिए। 5 साल पहले 2400 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को मुहैया करवा दिए गए, परंतु दिल्ली गवर्नमेंट अपने अहम में और अपने वहम में उन्होंने दिल्ली को कभी भी ये फैसिलिटी लेने नहीं दी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश रानी का बयान, तट को जिहाद मुक्त बनाना है। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री नीतीश रानी ने तटीय सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तटीय सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महायुति सरकार के सत्ता में आते ही नो ड्रोन को समुद्री सुरक्षा में शामिल किया गया है। अब सरकार 5 अत्याधुनिक तटीय सुरक्षा नौकाएं लॉन्च करने जा रही है, जिनकी संख्या धीरे धीरे 15 तक बढ़ाई जाएगी। मंत्री रानी ने साफ कहा कि उन्होंने राज्य के तटों को जिहाद मुक्त और हर तरह की अवैध गतिविधियों से मुक्त रखा। इसके अलावा नीतीश रानी ने मुंबई में वाटर टैंक की और वाटर मेट्रो का एक पूरा नेटवर्क तैयार करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई वाटर मेट्रो मैन की उपलब्धि दी जाएगी। देखिए, कोस्टल सिक्योरिटी ये हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही है। जैसे ही हमारी महायुति की गवर्नमेंट आ गई, तभी से हम लोग ने पूरे हमारे कोस्ट लाइन पे हम लोग ने 9 ड्रोन की सुरक्षा बढ़ाई थी। आज जिस बोट पे हम लोग खड़े हैं वो कोस्टल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बोट है, जिसको हम गश्ती नौका बोलते हैं, कोस्टल सिक्योरिटी बोट बोलते हैं। और ये काफी वेल इक्विप्ड बोट है, जिसके माध्यम से हम लोग इलीगल फिशिंग हो
या कोई भी हमारे बाउंड्रीज में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होता हो, कोई भी अनआइडेंटिफाइड अगर आदमी किंवा बोट अगर आती रहेगी, तो ये सारी चीज पे हमारे फिशरीज डिपार्ट के माध्यम से हम कड़ी नजर रख सकते हैं और कोई किसी भी एक्टिविटी को होने के पहले रोक सकते हैं। तो इसके लिए आज ये हम लोग बोट देखने के लिए मैं और हमारे फिशरीज कमिश्नर तावड़े जी आए हैं। 5 ऐसी बोट हम लोग इनिशियल मतलब पहले स्टेप पे लेने वाले हैं और उसके बाद टोटल एक 15 या 20 बोट हम लोग आने वाले समय में पूरे हमारे कोस्टल लाइन पे आपको कोस्टल सिक्योरिटी को गार्ड करते हुए दिखेंगे। सर, जिस तरह से जो बाहर की घुसपैठी रही है, अलग कंट्री से आते हैं, उसके ऊपर नजर रखने के लिए ये देखिए हमने पहले दिन से मैंने कहा था कि मेरे को मेरी कोस्टल लाइन को जिहाद मुक्त रखना है। तो किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी जो घुसपैठियां हैं, जो पानी के माध्यम से भी हमारे शहरों में आते हैं और उधर टेररिज्म एक्टिविटीज करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, ऑयल स्मगलिंग करेंगे, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज के माध्यम से होती है। तो वो सारी चीजों को रोक लगाने के लिए पहले हम लोगों ने ड्रोन उतराए, आज हम लोग ने ये कोस्टल सिक्योरिटी के लिए बोट लेके आए और उसी तरीके से जो एडवांस टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं भी होगी तो उसको हम लोग महाराष्ट्र के कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करने वाले। सर, टैक्सी मेट्रो लाने वाले उस बारे में क्या करेंगे? देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से उन्होंने मुंबई को मेट्रो के माध्यम से जोड़ा, उसी तरीके से उनके ही विजन के माध्यम से हम लोग वाटर मेट्रो और वाटर टैक्सी का पूरा नेटवर्क अभी तैयार करने वाले हैं। कल ही मेरा इनिशियल उनके साथ बैठक हुई है। जल्द ही जिस तरीके से आप मेट्रो में घूमते थे, कोस्टल एक रोड हमारे देवेंद्र जी के वजह से चालू हुआ है, उसी तरीके से मुंबई वाटर मेट्रो मैन ऐसी नया एक टाइटल हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला है। सर, दूसरी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि भरत सेठ गोगावले आघोरी पूजा कर रहे हैं, ऐसा बयान यूबीटी के नेता ने किया है कि उनको पालक मंत्री पद नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, कोई भी किसी के ऊपर ऐसा गलत आरोप करता होगा तो फिर वो गलत ही है। अभी यूबीटी के लोगों को आघोरी पूजा क्या होती है तो उनके मातोश्री में बैठे हुए उद्धव जी को पूछना चाहिए। उद्धव जी कहाँ, किधर, किस तरीके से आघोरी पूजा करने के लिए जाते हैं, फिर उसका जरा एक कैलेंडर ही हम लोग को रिलीज करना पड़ेगा। इसलिए आघोरी पूजा करने में पीएचडी ये उद्धव ठाकरे की काफी है, तो उन्होंने अपने यूबीटी वालों ने अपने लीडरों से बात करनी चाहिए। सर, संजय राउत कहते हैं कि फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है, वो मुलाकात के अंदर का जो कंटेंट है वो मेरे पास क्योंकि वो उधर वेटर का काम कर रहे थे ना, चाय कॉफी नाश्ता हाउसकीपिंग के लिए उधर कोई तो नौकर की जरूरत थी, इसलिए हाउसकीपर के नाम पे संजय राजाराम राउत तो उधर था उधर। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में मौतों का सियासत। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास हाल ही में भगदड़ में हुई मौतों को लेकर कर्नाटक की सियासत गर्मा गई है। कर्नाटक बीजेपी ने इस दर्दनाक घटना को लेकर फ्रीडम पार्क में शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही और भीड़ प्रबंधन में गंभीर चूक की वजह से ये हादसा हुआ। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। सी मोहन ಅವರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ಅವ್ರಿಗೆ नरेंद्र मोदी जी ಅವ್ರಿಗೆ नरेंद्र मोदी जी ಅವ್ರಿಗೆ सही है, यही हो गया उनको। सर रईस ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ। बोलो भारत माता की ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಗಿರಿಗೌಡ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊ ಗಗನ್ಯ। ಶ್ರೀ MDL ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಸಂಪಂಗಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಚೀನಾರಾಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। भारत माता की भारत माता के भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ಅವ್ರಿಗೆ नरेंद्र मोदी जी ಅವ್ರಿಗೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ನಿಂತಿರೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಿಂತಿರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಅವರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಂಜು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕುರಿತು बोलो भारत माता की। कहाँ से पकड़ेगा तो इन नमूनों को तुम्हें। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. PC ಮೋಹನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೋಣ. बोलो भारत माता की। ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ बोलो भारत माता की। ಮಾತಾಡೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರ ತಂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया हादसे में 145 शवों की पहचान पूरी, 101 शव परिजनों को सौंपे गए। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के बाद राहत और पुनर्वास का काम जारी है। सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 135 पीड़ितों के DNA का मिलान हो चुका है। इनमें से 101 शव
परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि सौंपे गए 101 शव में से 5 शव ऐसे हैं जो हादसे में यात्रा कर रहे यात्रियों के नहीं थे। इसका क्या कारण है, इस पर जांच जारी है। 12 और शव को जल्द ही उनके परिजन ले जाएंगे, जबकि 5 अन्य मामलों में प्रक्रिया प्रगति पर है। फिलहाल 17 शव के डीएनए का मिलान अब भी बाकी है। प्रशासन का कहना है कि पहचान की प्रक्रिया में पूरा ध्यान वैज्ञानिक जांच पर और संवेदनशीलता पर दिया जा रहा है। आपकी तरह मुझे बहुत सारे रात को भी फ़ोन आए थे कि जैसे अभी हमने ये मैसेज आया कि 2 और डॉक्टर की मौत हुई है। मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करता हूँ, बीजे मेडिकल कॉलेज के 4 स्टूडेंट की जो डेथ हुई है, जो आप सब जानते हो, उसमें एक भी अंक बढ़ा नहीं है। जो 2 डॉक्टर की आप बात कर रहे हो, उसमें से एक डॉक्टर सूरत के हैं, जो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, वो पास हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बहन को मिलने आए थे, जो हमारे एक न्यूरो सर्जरी रेसिडेंट की वाइफ थी, उनका भाई थे और उनको मिलने आए थे। वो उनका नाम है। और दूसरे जो डॉक्टर हैं, दे वेर आई थिंक इन अ फ्लाइट, सो वो हॉस्टल में नहीं हुआ है और वो भी हमारे स्टूडेंट नहीं है। आसपास थे सर। जो 5 मृतदेह प्लेन में सवार नहीं थे, ऐसे भी सौंपे गए हैं, इनमें कौन स्थानीय लोग थे? और स्थानीय डॉक्टर नहीं, स्थानीय लोग। इनमें से कोई डॉक्टर या कोई नहीं, बीजे मेडिकल से ना स्थानीय लोग। मानव अंगो थोड़ा मળી રહ્યા છે, કોઈના એકના વ્યક્તિના 4 મળી રહ્યા છે, કોઈનું એક જ મળી રહ્યું છે। પડકાર શું છે આપણી ટીમ માટે? પડકાર છે જ, કેમ કે જ્યારે ઘણા બધા લોકોનું મેચિંગ કરવાનું, અમે ગઈકાલે ડિટેલમાં કહેલું કે જ્યારે પહેલું મેચિંગ ચાલુ થાય એને ઘણા બધા લોકો સાથે કન્ફર્મ કરવાનું હોય છે। એ જ રીતે જેમ જેમ પ્રક્રિયા વધે ડેફિનેટલી રિઝલ્ટ આપણને સામે આવતા જાય, પરંતુ જેમ આપે કહ્યું એમ ઘણી બધી વખત કેટલી બેગ્સ છે અને દરેકે દરેક બેગ્સમાં દરેક કે એ દરેકને અલગ વ્યક્તિ और अलग टिश्यू तरीके જોવામાં આવે છે, એટલે એ બધામાંથી પણ સેમ્પલ લેવા પડે અને મેચ કરવું પડે। ડેફિનેટલી પડકારજનક છે, પરંતુ એવું કહીશ કે એફએસએલની ટીમ અને એનએફએસયુ ખૂબ સુંદર અને ખૂબ ઝડપથી કામ કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને આપણને રેગ્યુલર બેઝ પર અપડેટ મળે છે। એ જ સાથે અહીંની જે સિસ્ટમ ગોઠવેલી છે, ઇમિડિયેટલી કોલ જાય સગાને, જ્યારે આવવું હોય ત્યારે એમને સગવડ પ્રમાણે એ લોકો આવે અને અહીં આપણે એને 100% આસિસ્ટ કરીએ। પ્રશાસને તંત્રે પણ એવી ગોઠવણ કરી છે કે પીઆરઓસ કાઉન્સિલર્સ એમની આસપાસ રહે, પ્રોસેસ પૂરી થાય, આખી ફાઇલ તૈયાર થાય અને પછી એમને સન્માનભેર માનભેર એમને એમ્બ્યુલન્સમાં રાખી પાયલોટિંગ કાર સાથે એમ્બ્યુલન્સ અને પાછળ ફેમિલી કાર એવી વ્યવસ્થા કરી અને જે તે જગ્યા પર એમને પહોંચાડી એમના આઈ મીન એમ કહીશું એમના પર, અને પછી એમની બાકીની પ્રક્રિયામાં પણ ત્યાંનું લોકલ તંત્ર, કલેક્ટર સાહેબની ઓફિસ હોય કે મામલતદાર સાહેબને, એ બધા જ એમને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે। ખૂબ ભાવ લેવો છે કે દરેક વ્યક્તિ પ્રશાસનનો કોશિશ કરી રહ્યો છે કે આ જે અનફોર્ચ્યુનેટ ઘટના ઘટી છે, આ જે લોકોએ પોતાના સ્વજનને આવી રીતે ગુમાયા છે, એમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન થાય એમને આસિસ્ટ કરવા માટે આખું તંત્ર લાગેલું છે। આપ જોઈ રહ્યા છો જે રીતે કામ ચાલી રહ્યું છે, ખૂબ સુંદર રીતે બધા એમને મદદ કરી રહ્યા છે કે એમની તકલીફ ન પડે। और इसमें स्थानीय लोगों की बॉडी कितनी? हमने जैसे मैंने अभी बताया 135 लोगों का डीएनए मैच हो गया है, जिसमें से 101 परिवार को उनके स्वजन का पार्थिव देह दिया गया है। उस 101 में 5 लोग हैं जो पैसेंजर नहीं थे, इसका मतलब कि आसपास के लोग होंगे। बाकी जो बचे 34, उसमें से 12 फैमिलीज कुछ ही घंटों में अपने स्वजन का पार्थिव देह ले जाएंगे। 5 लोग अभी फिलहाल प्रोसेस में हैं और बाकी के 17 ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई और मेंबर, फैमिली का मेंबर का डीएनए मैचिंग होना बाकी है। तो इस हिसाब से ये 34 होते हैं। और इसका अगर देखा जाए ब्रेकअप, तो उदयपुर से जैसे 2 है, बड़ौदा से 13, खेड़ा से 10, अहमदाबाद से 30, महसाणा से 5, बोटाद से 1, जोधपुर 1, अरवली 2, आनंद में 9, भरूच में 4, सूरत में 3, गांधीनगर 5, महाराष्ट्र मुंबई मिला के 4, दीव में 4, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, महिसागर, भावनगर, पटना, राजकोट एंड नडियाद, ये सब में से 1। इस हिसाब से अभी की परिस्थिति है और जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपसे बात करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भाजपा ने बाबा साहेब का अपमान करने का संकल्प लिया, बोले जीतू पटवारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बार बार अपमान करने का जैसा संकल्प लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिलसिला गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ है और अब पार्टी के अन्य नेता भी उस राह पर चल रहे हैं। जीतू पटवारी ने बीजेपी से सवाल किया कि जो पार्टी संविधान निर्माता का सम्मान नहीं कर सकती, वे समाज में सर्मटता कैसे लाएगी। पटवारी का ये बयान बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे तीखे सियासी टकराव को लेकर हवा देने वाला माना जा रहा है। ये आरएसएस की नर्सरी है मध्य प्रदेश। ऐसा समय समय पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस सब प्रदेश के सामने एक तरह से स्थापित करने में लगे रहते हैं। जैसा कि प्रभारी महोदय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कसम खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हम कैसे करें। जब से अमित शाह जी ने देश की संसद में अंबेडकर 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 क्या करते हो, इतनी बार तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती, निर्देश दिया, तब से बीजेपी के लोगों ने कसम खा ली कि हमें अंबेडकर जी का अपमान करना है। हो गया, मैं उठ जाऊंगा जब, है ना, मैं चलो अब थोड़ी मदद कर दो। तो मैं बता रहा था, जब से अमित शाह जी ने देश की संसद में शुरुआत की बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश में एक तरह से इसको प्रयोग के रूप में ले लिया है। एक पोस्टर चल रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें ये आम जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के निर्माता, असली संस्थापक बाबा साहब अंबेडकर नहीं थे, वो BN राव साहब थे। ये क्या मैसेज है? ये देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। ये पीछे से जो नागपुर का एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। और फिर ऐसे में देशभक्त संविधान के मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम वो विचार जो बाबा साहब अंबेडकर देश के संविधान से प्यार करते हैं, वो लोग चुप बैठेंगे क्या? मैंने जैसे कहा कि एक मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में रोकने का, स्थापित होने से रोकने का प्रयास है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन मामले बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को, उनके सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया गया और सरकार मौन रही। सरकार ने कोई मुकदमे नहीं किए। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश प्रदेश की खबरें मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।